क्या करिए आद्या? नमस्ते। आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। चलो आद्या प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम विद्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms. Now touch your eyes and open your eyes. प्रणाम सबको। आवाज़ क्लियर है? 4.3 ओपन करेंगे सब। कल हम लोग पढ़ रहे थे प्राणायाम के बारे में। फोर पॉइंट थ्री में कल हम लोगों ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैस एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, साइकोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्राणायाम, चेंजिंग ऑफ रेशियो of oxygen and carbon dioxide, carbon dioxide in our body, enabling different groups of muscles in breathing. Pranayam as a respiratory pump reflects impact over sympathetic and parasympathetic nervous system. यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। एक बार हम लोग जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है उसको दोबारा रीड कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि जो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे दोनों ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। दोनों साइड जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है इनके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि हम लोग प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो डायरेक्ट किस पर इफेक्ट आता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राणायाम का इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, क्योंकि अभी हम लोग क्या बोल देते हैं कि प्राणायाम का इफ़ेक्ट लंग्स में बता देते हैं। तो लंग्स तो एक है ही हमारा मेजर पार्ट है, क्योंकि श्वास का संबंध ही लंग्स से है हमारे। लेकिन वो श्वास को जब हम लंग्स तक ले रहे हैं, लंग्स पूरे तरीके से एयर ऑक्सीजन के साथ ले रहे हैं, फिर वो लेने के बाद श्वास को छोड़ भी रहे हैं, तो आखिर इनमें ऐसा है क्या कि जो हमें बेनिफिट दे रहा है? तो हमें बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है? तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मीन्स हुआ कि जब हम श्वास ले रहे हैं दोनों साइड से, लेफ़्ट से लिया राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया लेफ़्ट से छोड़ दिया, या फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद नाड़ी शोधन पर आ गए अनुलोम विलोम से, तो क्या हो रहा है कि ब्रेन जो है लेफ़्ट है तो लेफ़्ट ब्रेन को पर प्रभाव आ रहा है, और जो लेफ़्ट ब्रेन है वो कंट्रोल किसको कर रहा है? राइट को कर रहा है। राइट से जब सांस ले रहे हैं तो राइट ब्रेन पर इफेक्ट आ रहा है, तो राइट किसको कंट्रोल कर रहा है? लेफ़्ट को कंट्रोल कर रहा है। एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हमारे दोनों ब्रेन लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कूल वर्क के लिए। राइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जिसमें एनर्जी हो उस वर्क के लिए, जिसमें बॉडी की भी एनर्जी की ज़रूरत हो, उसके लिए हमारा राइट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। तो जब किसी व्यक्ति का बॉडी भी एक्टिवेट है, एनर्जेटिक है और ब्रेन भी कूल है, तो जिसकी बॉडी एनर्जेटिक फॉर्म में वर्क करने के लिए रेडी है और माइंड कूल वर्क करने के लिए रेडी है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो देखते हैं, बैलेंस पर्सनालिटी, संतुलित व्यक्तित्व, इन्हीं का नाम है। ये इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, जो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी से साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अब इसका यौगिक इफेक्ट देख लेंगे कि जिसके दोनों ब्रेन प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे समत्वम योग उच्चते। ये हमारा वहाँ पर काम आ गया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये हमने एनाटॉमी क्या देखी? एनाटॉमी है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हमारी एनाटॉमी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, ये सब एनाटॉमी का पार्ट हो गया। फिर जो ऑर्गन की अपनी वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो सब फिजियोलॉजी हो गई। फिर जो
जब हम प्राणायाम कर रहे हैं या श्वास ले रहे हैं रिदमेटिक फॉर्म में, तो जो प्राणायाम है उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर कैसे आ रहा है। जो ब्रेन की एनाटॉमी फिजियोलॉजी नर्वस सिस्टम की है, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, लेफ्ट और राइट ब्रेन है, तो वो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी। फिर साइकोलॉजी क्या हो गई हमारी कि जब दोनों वर्ग हमारे सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व को संतुलित बना रहे हैं। अब जब संतुलित व्यक्तित्व होगा हमारा, बैलेंस्ड पर्सनालिटी होगी हमारी, तो यही योग की भाषा में क्या है, समत्वम योग उच्चते हो गया। और योग दर्शन में लेंगे तो योगा चित्त वृत्ति निरोध में भी ये एक अपना रोल प्ले करेंगे। ऐसे ही व्यक्ति अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करने में आगे बढ़ेंगे जिनका माइंड ही संतुलन में नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी बॉडी कुछ नहीं करती है। अभी हम माइंड को एक सिग्नल दे दें कि कहीं अर्जेंट जाना है, आपकी बॉडी वैसे प्रिपेयर हो जाएगी। माइंड को सिग्नल दे दें कि 24 घंटे से काम कर रहे हैं, तो बॉडी अपने आप थकने को रेडी हो जाएगी। माइंड को सिग्नल दे दें कि काम करने के बाद ही रेस्ट करेंगे, बॉडी वैसे प्रिपेयर। हमारी बॉडी कुछ भी नहीं करती है, जो कुछ करती है वो माइंड का ही रिजल्ट बॉडी पर आता है। हम काम करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, कितना अच्छा करेंगे, दुखी होकर करेंगे, खुश होकर करेंगे, ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, हमारे माइंड पर। तो प्राणायाम क्या कर रहे हैं, और जो हमारा योग में भी एक कॉन्सेप्ट है जो प्रॉपर हम लोग सभी जानते हैं कि चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भव। ये क्या है कि जैसे हमारा प्राण काम करेगा उसी पर हमारा मन डिपेंड करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे और मन क्या है, जब हम लोग योग की कॉमन डेफिनेशन देखते हैं, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। तो जो माइंड है वो हमारे सोल को भी अफेक्टेड कर रहा है, सोल को भी प्रभावित कर रहा है, और माइंड ही हमारे बॉडी को प्रभावित कर रहा है। इसलिए माइंड को बीच में रखा गया है। और माइंड को कितना हम कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये प्राणायाम पर डिपेंड करता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए माइंड को किस तरह से हम डिज़ाइन देना चाहते हैं अपने लिए, दूसरों के माइंडसेट को कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये प्राणायाम पर डिपेंड करता है। अब प्राणायाम को जिस तरह से करना शुरू करेंगे, माइंड वैसा ही आपका एक सेटअप ले लेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल जब भी कुछ बात करते हैं तो डायरेक्ट मन पर आ जाएंगे कि मन हमारा नियंत्रण में क्यों नहीं है। मन कभी नियंत्रण में नहीं होगा। आप दिन रात सोचिए, दिन रात कुछ करिए। मन को नियंत्रित करने के लिए एक तो सत्संग होता है। सत्संग में कई बार होता है कोई बात आपके हृदय से लग गई तो 50 समस्याएं उसी में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो सत्संग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन सत्संग के लिए भी बड़ा सत्कर्म चाहिए होता है। सत्संग ऐसे समझ नहीं आता किसी को। आप सत्संग में बैठेंगे नींद आ जाएगी। तो ये क्या है, तो सत्संग एक बहुत बड़ी प्रोसेस। प्राणायाम क्या है, लोग फिटनेस के लिए करते हैं, योग का एक पार्ट है। तो इसको अगर सही ढंग से कर लिया तो स्टेप बाय स्टेप भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सत्संग वाली चीज़ थोड़ा काफ़ी आगे की हो गई। लेकिन प्राणायाम क्या है, योग से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। अभी हम सब लोग क्या करते हैं, आसन कर रहे हैं तो सोचेंगे कि कितने आसन हम कर पाते हैं। आसन की काउंटिंग पर आ जाते हैं। आसन की काउंटिंग वो हमारे सिलेबस का एक पार्ट हो सकता है, एडवांस प्रैक्टिस का पार्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट नहीं हो सकता है। आसन, जब कोई एक आसन आप अभी बैठे हैं, यदि आपको आधे घंटे में एक आसन में बैठना आ गया तो आप समझ लीजिए कि आसन करना आ गया। आधे घंटे एक आसन में बैठना नहीं आया तो फिर आसन, अभी आपको लग रहा होगा कि आपको 50 आसन करने आते हैं। रियलिटी ये है कि किसी को भी आप सही से नहीं कर सकते, क्योंकि आसन का अर्थ है कि पहले एक जगह स्थिर होकर बैठना आ जाए। फिर प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम कौन व्यक्ति सही करेगा, जो आसन में बैठना सीख गया है। जब एक आसन पे हम बैठ नहीं सकते, आधे घंटे बार बार बॉडी मूव कर रही है, तो फिर प्राणायाम नहीं होगा। क्योंकि प्राणायाम तो तब होगा जब हम स्टेबल बॉडी में बैठे हुए हैं, स्टेबल पोस्चर में बैठे हुए, तो प्राणायाम के लिए रेडी हो गए। अब प्राणायाम कब हमारा सही होगा, जब हमने डीप ब्रीदिंग करना सीख लिया हो। अदरवाइज क्या होगा कि हमें लग रहा है कि हम प्राणायाम कर लेते, बहुत सारे लोग
प्राणायाम भी कर लेते हैं, तनाव में भी हैं। ये एज अ ह्यूमन बीइंग दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम लोग योग में एक्सपर्ट हो गए हैं तो अब हम किसी के सुख और दुख से प्रभावित नहीं होंगे। सुख और दुख से प्रभावित होना ह्यूमन बीइंग का होना है, लेकिन उसी में रुक जाना ये योग बताता है कि का मीन्स हुआ कि हम सही योग कर रहे हैं तो उन परिस्थितियों से खुद को भी बाहर निकाल लेंगे और दूसरों को भी निकलने में सहयोग कर देंगे। ये है योग का पार्ट। क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब बहुत आगे बढ़ गए तो अब हमें बोलते हैं ना बहुत सारे, हमें किसी की परवाह नहीं है। जब कोई कह दे हमें किसी की परवाह नहीं है तो आप समझ लेना इसका ह्यूमन बीइंग का कोई हिस्सा काम करना बंद कर रहा है। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग तभी तक हैं जब हमारे अंदर संवेदनाएं जिस दिन सूख गई तो रोबोट और हम में दूसरा कोई अंतर नहीं बचा है। अभी तक केवल मनुष्य क्या नहीं कर पाया है, केवल भावनाएं रोबोट में नहीं भर पाया है, बाकी सब कुछ कर लिया है। बस इसी के कारण मनुष्य ही है और रोबोट ही। बाकी रोबोट के पास इतना सब कुछ है, जो AI है ये रोबोट ही है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ है, बस मनुष्य की भावनाएं नहीं है, यहाँ पर उसको दिया नहीं जा सकता। तो ये क्या कर रहा है प्राणायाम, कि जो मन है हमारा, जो हमारी साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी के साथ जो साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, जब प्राणायाम हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे कैसे काम होगा। क्योंकि हमें बिल्कुल समझ में आना चाहिए बताने में, मेरे शब्द नहीं आप चुराएंगे, ना चुराने का कभी प्रयास करना। चुराने का मतलब उसको कॉपी नहीं करना, क्योंकि कॉपी करके अपना सेंस वीक हो जाता है। तो लेकिन इसकी समझ रखनी कि हम कैसे व्यक्त करेंगे। कि जब पूछा जाए कि अब प्राणायाम जब काम कर रहा है तो कैसे काम कर रहा है हमारे अंदर, तो प्राणायाम जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, मान लो हमने केवल थ्रोट ब्रीदिंग की या हमने चेस्ट ब्रीदिंग की और या फिर हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग की, तो कैसे वो हमारे जिस पोर्शन पे हम जहाँ तक प्राण शक्ति को या प्राणायाम को कर पा रहे हैं वहाँ तक कितना इफेक्ट आएगा। कोई व्यक्ति केवल गले तक श्वास ले रहे हैं, वैसे ठीक है, नाक से तो वो ठीक है, अगर उसको इतना ध्यान है कि हम कहाँ तक ले पा रहे हैं, थोड़ा सा ठीक है। फिर चेस्ट ब्रीदिंग कर रहा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। चेस्ट ब्रीदिंग कोई भी व्यक्ति पूरी अवेयरनेस से कर रहा है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने लगा है, अब इसका मन अच्छा हो जाएगा, अब इसके मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो मन पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो एक दिन करें, 1 घंटे अभ्यास करें, आधे घंटे करें, क्योंकि प्राणायाम का रिजल्ट 5 मिनट में भी आता है। यदि कॉन्सेंट्रेट होकर प्राणायाम का अभ्यास करें तो 5 मिनट में भी रिजल्ट आ जाएगा। तो मान लो आपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग की तो हमारा जो सोचने का, जो हमारी सोचने की क्षमता है, शक्ति है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, 1 मिनट में 50 थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, 50 थॉट्स आ जा रहे हैं। तो जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करेंगे उनकी संख्या तुरंत मीन्स तत्काल 10 पर आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने ध्यान देना शुरू किया नेवल पर। तो जैसे ही हमने एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना शुरू किया या अपने आप को फोकस्ड कर लिया तो जो हमारे विचार चल रहे थे वो कम हो जाएंगे। ये क्या है, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी हमारे मन से जुड़ी है, मनोविज्ञान मन का ही विज्ञान है। तो मन कैसे वहाँ पर काम कर रहा है, विचार कैसे कम हो रहे हैं, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारी प्राण शक्ति पर। तो जितना अच्छे से हम प्राणायाम करेंगे उतना विचार कम हो जाएंगे, जितना विचार कम होंगे उतना हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जितना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा उतना अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर हो जाएगी। जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता है वो उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। जिसकी निर्णय लेने की क्षमता स्ट्रांग हो गई है वो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच में एक अंतर समझने लगेगा। तो ये सब क्या है, सब एक चेन में चल रहा है। अभी हम लोग से जब पूछा जाता है, क्योंकि 6 लेवल है नेट जीआरएफ, तो अब आपसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखेगा कि प्राणायाम से लाभ होता है, प्राणायाम से स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है कि वो कैसे काम कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका यौगिक जो हमारा थॉट पैटर्न है वो क्या है, या यौगिक बेनिफिट्स क्या है उसके, या फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसकी एनाटॉमी कैसे काम कर रही है, कैसे योग में प्राणायाम को प्राण कहा जाता है। योग में प्राणायाम को प्राण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आप में जब हम लोग मन बुद्धि चित्त अहंकार सबकी बात कर लें,
शरीर मन आत्मा की बात कर लें, सब में जो चेतना को परिष्कृत करने का सामर्थ्य है वो केवल और केवल प्राणायाम के द्वारा है। अपनी चेतना को परिष्कृत करने का जो सबसे सहज और सुगम तरीका है वो प्राणायाम ही है, क्योंकि उसमें हमारे सभी पैटर्न शामिल हैं। वो हमारा एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो या यौगिक हमारे पैटर्न में किसी भी कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया जाए, सब में प्राणायाम काम कर रहा है। इवन योग, जो हठ योग की बात करें वहाँ पे भी प्राणायाम काम कर रहा है। राजयोग में बात करें वहाँ पर भी प्राणायाम काम कर रहा है, क्योंकि राजयोग क्या है, धारणा ध्यान समाधि है और प्राणायाम से सबकी योग्यता बढ़ रही है। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे, जो हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और यौगिक बेनिफिट्स की बात कर रहे थे। फिर इसमें हम लोग, तो ये क्या हमने बात शुरू की थी, हमारा एनाटॉमी जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, जिसके हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो पार्ट हैं। तो हमारा दोनों पार्ट्स को जितना जितना हम प्राणायाम से नियंत्रण में लेंगे, कंट्रोल में लेंगे, उतना ही वो हमारे सामान्य जीवन को अच्छा कर देंगे। ठीक, एक हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं, जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ये वर्क कहाँ, ये फंक्शन कहाँ हो रहा है, एल्वियोल्स में हो रहा है। एल्वियोल्स क्या है, हमारे लंग्स का अंतिम हिस्सा है और बॉर्डर लाइन कौन है, डायफ्राम है। लंग्स क्या है, जो ऑक्सीजन लिया है, इनटेक किया है, अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी ब्लड का प्यूरिफिकेशन है हार्ट के द्वारा हो रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड जो सप्लाई हो रहा है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के द्वारा बॉडी में सप्लाई किया जा रहा है। तो इम्प्यूरिफाइड में जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम श्वास के माध्यम से बाहर करते हैं। अब ये जो क्लासेस को जितने बार सुनना हो सुन लेंगे, अब कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि फिर हमने बोला लेवल 6 है, यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछे जाएंगे। यहाँ कोई रटने वाला ज्ञान काम नहीं आएगा, यहाँ केवल आपका जो अनुभव है बस उतना ही काम आएगा। और वैसे अनुभव की बात इसलिए भी हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है कि पहला फ़ायदा तो हम ही को हो जाएगा, एग्जामिनर पूछेंगे वो तो दूसरा मैटर हो गया। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग देख रहे हैं इसमें नीचे मसल्स की बात करते हैं, तो हमने आपसे बताया है ऑलरेडी कि जितना जितना आपकी स्पाइन लूज होगी, सहज होगी, स्टेबल होगी, उतना आपकी मसल्स नॉर्मल होगी। आपकी कोई भी मसल्स यदि स्टिफ हो रही है तो समझ लेना आपकी स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो स्पाइन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकोड़ रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम प्राणायाम करें, सहज होकर बातचीत करें, तो पहले अपने माइंड से अपनी स्पाइन को लूज़ कर लें, किसी भी तरह स्ट्रेस के मोड में ना बैठें। तो ये क्या है, ये हमारी सभी मसल्स को लूज़ करेंगे, तो सभी मसल्स लूज़ हो जाएंगी। तो जो हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी एक एक सेल एक्टिवेट हो जाएगी। एक एक सेल में क्या एक्टिवेट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एक एक सेल में क्या एक्टिवेट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि वो हमारा पावर हाउस है। इसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्स इम्पैक्ट ओवर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हम लोगों ने आज देख लिया है। अब देखते हैं, अगर यदि हेमंत भैया भी आते हैं तो फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे हम। फिर इसके बाद है रोल ऑफ प्राणायाम ऑन लंग्स फंक्शन टेस्ट। इसमें नीचे एक दिया हुआ है रोल ऑफ प्राणायाम एंड अदर योगा प्रैक्टिसेस ऑन कॉम्प्लियन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो एल्वियोलर्स वेंटिलेशन। एक बात समझ लें, जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है, ये है क्या, लंग्स के फंक्शन की मॉनिटरिंग की जाती है। लंग्स के फंक्शन की मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटर कौन करता है, हमारे ब्रेन करता है। और ये मॉनिटर कैसे कर रहे हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का मीन समझ गए, लंग्स में जो भी हो रहा है, लंग्स ऑर्गन है, ऑर्गन में ही फिजियोलॉजी हमेशा कहाँ होती है, हमारे ऑर्गन्स में होती है। ठीक, फिजियोलॉजी हमेशा ऑर्गन्स में होती है। एनाटॉमी में क्या है, सभी ऑर्गन्स हैं हमारे, एनाटॉमी में सभी ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गन्स के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ फिजियोलॉजी वर्क कर रही है। तो ये क्या है हमारा, कि जो जब भी हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो की बात की जाएगी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट में पूछा जाता है,
तो इसमें क्या होगा, लंग्स का जो फंक्शन है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही, किसके द्वारा की जा रही, ब्रेन के द्वारा की जा रही। तो ये कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है, हम लोग क्या मॉनिटर करते हैं, प्रणाम हेमंत भैया, ठीक है, हम लोग मॉनिटर करते हैं ब्रेन से कि हम कहाँ तक श्वास सही से ले पा रहे हैं। यदि ले पा रहे हैं तो कैसे हम कैसा फील कर रहे हैं, मन की स्थिति क्या है हमारी, ठीक है। कल अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हेमंत भैया भी आपको बताएंगे। हेमंत भैया बताइए। रिकॉर्डिंग चल रही है सर? हाँ हेमंत भैया चल रही, चल। आपको आवाज आ रही है मेरी? सही आ रही भैया। ठीक है। आज कम लोग कैसे दिख रहे हैं? अच्छा, चलिए एक 2-3 सवाल पूछ लेते हैं। मैं आपसे 2-4 सवाल तो पूछूं पहले, बहुत दिन हो गए। हेमंत भैया ने चश्मा लगा लिया है, अब सवाल सही से आएंगे। अब सवाल ज्यादा कठिन आने वाले। सबसे पहले अपर्णा जी, हाँ, अपर्णा जी योग दर्शन से पूछे क्या? सर पूछ लीजिए। कठिन सवाल है, सरल पूछते हैं। प्रोटीन का क्या मतलब होता है अपर्णा जी? प्रोटीन, प्रोटीन जो अपन ने डाइट देखा था ना, उसमें क्या प्रोटीन का क्या मतलब? सर प्रोटीन एक असेंशियल चीज है हमारे शरीर के लिए। जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है और एक फैट्स होता है, जिसमें प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के लिए, जो हमारी मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। किन किन तत्वों में होता है ये? सर दालों में होता है, मिल्क में होता है और एग में होता है। बाकियों में? सर अनाज जो होता है जैसे गेहूं और चावल है, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और फैट जो होता है वो हमारा घी में, मक्खन में, दूध में, इन चीजों में होता है। देखो ध्यान से, जैसे अपर्णा जी ने अभी जवाब दिया ना, ऐसे सभी लोग ध्यान से सुनना कि ये क्या एक प्रॉब्लम है अपने सभी लोगों के बोलने में। जब हमको नहीं पता थी ना, तब हम भी ऐसे ही करते थे। असल में क्या होता है, प्रोटीन संसार में बनाई हुई परमात्मा की प्रत्येक वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में, है ना। बस अपन क्या करते हैं, कम वाली चीज को तो आंकते ही नहीं। पालक में भी प्रोटीन होता है, ठीक है ना। पालक में आयरन ज्यादा होता है, इसीलिए अपन आयरन उसका गिनाते हैं, है ना। दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसका प्रोटीन गिनाते हैं। वास्तव में प्रोटीन सब में होता है, गेहूं से लेकर प्रत्येक पदार्थ, बस थोड़ा कम मात्रा में होता है। ज्यादा वाली चीज अपने को ज्यादा दिखती है। जैसे मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य में ज्ञान तो है, किसी में विशेष ज्ञान है, अपन कहते हैं कि वो ज्ञानी है, विद्वान है, विदुषी है ना। लेकिन क्या ज्ञान नहीं है क्या सब में? सब में ज्ञान है, बस थोड़ा स्तर का अलग है। पर्टिकुलर किसी फील्ड में अपन ने ज्यादा देख लिया तो अपन उसको बड़ा वो करके देखते हैं। इसी प्रकार से क्या दूध में आयरन नहीं हो सकता? दूध में भी आयरन हो सकता है। क्या सोयाबीन में प्रोटीन नहीं हो सकता? सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है ना। ऐसे सब चीजों में सब चीजें होती है, लेकिन जो ईडेबल है, खाने योग्य है, वो प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से यदि बात की जाए तो पशुओं से प्राप्त चीजें, पक्षियों से प्राप्त चीजें ईडेबल नहीं है, खाने योग्य नहीं। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो गाय का, भैंस का दूध और भी कई सारी चीजें खाने योग्य हैं, जो अलग अलग जानवरों से प्राप्त होती है, पक्षियों से प्राप्त होती है। लेकिन मांस तो कहीं पर भी खाने का विधान नहीं है ना। इसी प्रकार से आहार में 2 चीजें होती है, एक होती है पथ्य और एक होती है अपथ्य। एक होती है अनुकूल और एक होती है प्रतिकूल।
इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं संगत और असंगत। ठीक है, तो आज हम आपको एक सूची दे रहे हैं जो अलग अलग डाइट वालों के लिए, अलग अलग रोगों वालों के लिए जो है पथ्य है और अपथ्य है। इसमें इस सूची को संगत और असंगत के रूप में बताया गया है। ठीक है, वैसे योग दर्शन का तीसरा और चौथा पाद का हमने पीडीएफ आपको दिया था, लेकिन नहीं दिया हो, किसी ने नहीं देखा हो तो वो भी मैंने अभी डाल दिया है। ठीक है, आपके ग्रुप में मैंने 3 पीडीएफ डाल दिए हैं, उन तीनों पीडीएफ को आप ध्यान से देखेंगे। डाइट वाला जो पार्ट अभी मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ अलग अलग रोगों के हिसाब से, तो उसमें मैंने फेवरेबल और मतलब संगत और असंगत ये दोनों चीजें, अनफेवरेबल ये दोनों चीजें एक इंग्लिश में भी फाइल दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश। जो लोग इंग्लिश मीडियम से ज्यादा समझ पा रहे हैं उनको मैंने इंग्लिश मीडियम की फाइल भेज दी इसी ग्रुप में। आप ध्यान से देखेंगे तो इसको अलग अलग रोगों की दृष्टि से कौन सा रोग, किस रोग में कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए, इस दृष्टि से आप किसी भी व्यक्ति का डाइट चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक चीज निवेदन करूं, सबको ध्यान से चाहो तो लिख लो। मैं आजकल स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं और वो स्पेशल क्लासेस हमारी हैं कुछ ऐसे डाइट पर जो वास्तव में बदलाव करने वाली है बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे झंझटों में, बहुत सारे चक्कर में फंसने के बजाय मैं एक छोटा सा सामान्य सा नियम करवाता हूँ जिसमें केवल उस डाइट का पूरा एक सार निचोड़ आ जाता है। हम क्या करवाते हैं, एमआरपी वाली डाइट छुड़वा देते हैं। ध्यान से समझ लेना, एमआरपी का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। आर का मतलब होता है रिफाइंड फूड, कंप्लीटली जितने भी रिफाइंड फूड है सब, जिसमें बिस्किट से लेकर के ब्रेड से लेकर के आटे से लेकर इसका मैदे से लेकर के, है ना, और प्रत्येक चीज आ गई। फास्ट फूड, जंक फूड। फास्ट फूड में केवल सलाद जो फास्ट बनता है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे फास्ट फूड, क्योंकि सलाद भी फास्ट फूड में आता है। ठीक है, सलाद हुआ और 2-3 ऐसी चीजें हुई जो हेल्दी हैं लेकिन वो फास्ट फूड में गिनी जाती है क्योंकि स्पीड से बनती है, तो उनको छोड़ दिया जाए जो हेल्दी चीजें हैं। बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं वो रिफाइंड में आ जाएंगी, चाहे वो रिफाइंड तेल हुआ वो भी। और उसके बाद तीसरा है जिसको अपन एमआरपी, पी का मतलब क्या होता है, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड। जितनी भी चीजें प्रोसेस होकर के आ रही है, जितनी भी चीजें पैकेज्ड होकर के आ रही है अपने मार्केट में और किसी भी दुकान पर जो आ रही है, वो सारी की सारी पी में आती है। तो लिख सकते हो आप। जल्दी किसी को बहुत जल्दी हील करना है, कंफ्यूज हो रहे हैं अपन की अपने को क्या डाइट सेट करनी, कुछ नहीं करना, एक ही काम करना है, एमआरपी छुड़वा देना। एमआरपी, बाकी जितनी चीजें सब खाएंगे। एमआरपी को एक बार मैं एक स्लाइड में आपको शेयर कर देता हूँ, सामने देखना। बाकी जितनी चीजें मैंने बताई है वो आपको उसमें देखनी है, अपने पीडीएफ जो भेजे हैं ना। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत वर्षों तक रिसर्च करने के बाद जो जिन लोगों के पता लगा, फिर मैंने कई पेशेंट्स पर किया तो मुझे भी उसका परिणाम बहुत अच्छा दिखा, तो इसीलिए मैंने आपको ये वाली चीज शेयर करी है। और अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। इसको मैं असल में अपनी ही कक्षा का मैंने लिंक शेयर कर दिया था, डाल के लॉगिन कर लिया था, इसलिए दिखाई नहीं दिया। तो ये हमारी कल की कक्षा, विशेष आरोग्य कक्षा का था कि शरीर में हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, वो हमारे पैर में ज्यादा होते हैं। आँख, कान आदि दूसरी इंद्रियों में कम और 70% सेंसेस हमारे पैर में होते हैं। और विस्तार से आगे की किसी कक्षा में बताएंगे। यहाँ पर बात चल रही है एमआरपी मुक्त भोजन, है ना। तो एमआर और पी, ये 3 चीजें आपको बताने का था। तो इसको भी आप एक अपने एक अलग मास्टर डाइट के चैप्टर में बना के रखिए। इसको आप अप्लाई करके देखिएगा और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट चाहिए तो आप 30 डेज का खुद चैलेंज लें। इसमें आर में जो है चीनी भी आती है, ध्यान रखें। ठीक है, रिफाइंड जितने भी पदार्थ हैं, और मैं तो सबको दिलवाता हूँ 90 डेज का चैलेंज। सच कहता हूँ, आज अपनी स्थिति देखना, अगर कोई समस्या, रोग आदि है, शरीर में कोई गांठ है, कुछ भी समस्या, 90 डे बाद फिर चेक करना, पता लग जाएगा। इतना गजब का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत अच्छा, किसी से कोई कमी नहीं आनी, कोई प्रोटीन की कमी नहीं आएगी, कोई कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। और किसी को मन में ऐसा है
तो फिर डॉक्टर साहब ने जो दूध बताया ना, कोकोनट मिल्क, है ना, कोकोनट को सुना होगा ना, आपको कई बार क्लास में बताया होगा। कोकोनट को छील करके उसका पानी पीकर और उसका आधा करके टुकड़े टुकड़े करके मिक्सी में बना के और पानी डाल के उसका कोकोनट मिल्क बना के वो लीजिए। इसमें कैल्शियम भी भरपूर है, प्रोटीन भी है, बिना मिलावट का। ठीक है, तो इतनी सी बात करने के लिए आपके बीच आया था। अगला बैच हमारा शुरू हो चुका है। सबको धन्यवाद। शांति पाठ। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। दोनों हाथों के अंदर से धीरे धीरे अपने सबको धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी, सभी को प्रणाम। प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि।